बंगाल में आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कभी उनके ही सिपा सलार रहे बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी एक दूसरे के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन करने जा रही हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज शुवेंदु अधिकारी के गढ़ माने जाने वाले पूर्वी मेदिनीपुर के नंदीग्राम में रैली करने जा रही हैं। शुवेंदु की टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद ममता बनर्जी की नंदीग्राम में ये पहली रैली है। दूसरी तरफ शुवेंदु अधिकारी दक्षिण कोलकाता में ममता के गढ़ में चुनावी ताल ठोकते हुए रोड शो करने जा रही हैं। इस रोड शो में बीजेपी के कद्दावर नेता दिलीप घोष, सोवन चटर्जी और बैसाखी बनर्जी भी मौजूद रहेंगी। कोरोना के खिलाफ देश भर में वैक्सीनेशन अभियान छेड़ने के बाद भारत अब अपने मित्र देशों की भी इस जंग में मदद करेगा। मित्र देशों को कोरोना की वैक्सीन देने के मामले में आज एक अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, मनसुख मांडविया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ भारत और बायोटेक के अधिकारी शामिल होंगे। आज दोपहर 12 बजे होने वाली इस बैठक में विचार किया जाएगा कि भारत अपनी जरूरत को पूरा करते हुए और अपने मित्र देशों को वैक्सीन की कितनी कब तक मदद कर सकता है। ब्राजील, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान जैसे कई देश भारत से पहले ही वैक्सीन देने की अपील कर चुके हैं। कोरोना काल में भारत ने दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम यानी टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत कर एक ऐतिहासिक मिसाल कायम की है। भारत वैक्सीनेशन का विश्व नायक बनने की राह पर बढ़ चढ़ा है और वहीं कोरोना काल में एलएसी पर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा चीन एक बार फिर मुश्किल में है। दरअसल अमेरिका की गृह विभाग की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि चीन के वुहान इंस्टीट्यूट से कोरोना की शुरुआत हुई, लेकिन चीन ने एक साजिश के तहत इस वायरस के राज को दुनिया से न सिर्फ छिपाया बल्कि उसके सबूत तक मिटा दिए। भारत बना वैक्सीनेशन का विश्व नायक। भारतीय वैक्सीन पर दुनिया की नजर। चीन पर संगीन आरोप। कोरोना पर घिरा चीन। भारत में 16 जनवरी से दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम यानी टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस महाअभियान के शुरू होते ही भारत वैक्सीनेशन में विश्व नायक बनने के पथ पर अग्रसर है और इस सच का आईना बनी है देश के अलग अलग शहरों से आई ये तस्वीरें। केंद्र सरकार के मुताबिक दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन महाअभियान के पहले दिन देश के अलग अलग शहरों में 2 लाख लोगों को कोरोना का टीका दिया गया। भारत में वैक्सीनेशन ड्राइव में 2 तरह की वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोविशील्ड सभी राज्यों में दी जा रही है, जबकि कोवैक्सीन टीके की शुरुआत फिलहाल 12 राज्यों में की गई है। भारत में कोरोना के खिलाफ इस महाअभियान की शुरुआत का एक मतलब निकलता है कि देश अब वैक्सीनेशन प्रोग्राम में विश्व नायक बनने जा रहा है। और हम सब के लिए गर्व की बात है कि दोनों वैक्सीन दोनों टीके जो आज से लगाना शुरू हुए हैं, ये दोनों भारत के अंदर बने हुए हैं। भारत के वैज्ञानिकों ने इसकी जांच के लिए करी और 3-4 वैक्सीन भी जो भारत में बनी हुई है वो पाइपलाइन के अंदर है। तो एक प्रकार से पूरी दुनिया को कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए वैक्सीनेशन के प्रक्रिया जो चलने वाली है उसमें मोदी जी के नेतृत्व में भारत ही विश्व का नेतृत्व करे। इस प्रकार की सिचुएशन अगले 1-2 महीने में हमें देखने को मिलेगी। भारत में दुनिया के इस सबसे बड़े वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत 16 जनवरी को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। भारत की दोनों वैक्सीन यानी कोविशील्ड और कोवैक्सीन पर दुनिया भर की निगाहें लगी हुई हैं। दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों की तरफ से भारत में सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई संदेश भेजने का सिलसिला लगातार जारी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने भी पीएम मोदी को बधाई संदेश देते हुए एक ट्वीट किया। पीएम मोदी और भारतीय सरकार को कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव के इस महत्वपूर्ण कदम पर बधाई। हम इस विनाशकारी महामारी के अंत की शुरुआत देखने लगे हैं।
दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष ही नहीं बल्कि WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कोरोना के खिलाफ भारत की जंग की तारीफ करता आ रहा है। India also eliminated polio, another silent killer, and did a tremendous job on surveillance and finding cases and vaccinating and doing all the things that need to be done. So India has tremendous capacities. जहां पूरी दुनिया भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोरोना के खिलाफ सबसे बड़े टीकाकरण महाअभियान शुरू करने की बधाई दे रही है, वहीं चीन कोरोना वायरस के मुद्दे पर घिरता जा रहा है। कोरोना की शुरुआत को लेकर चीन पर पहले से ही आरोप लगते आ रहे हैं। वुहान के वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट को लेकर अमेरिका ने एक रिपोर्ट जारी कर एक बार फिर चीन पर संगीन आरोप लगाए हैं। अमेरिकी गृह विभाग की रिपोर्ट फैक्ट शीट एक्टिविटी एट वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में अमेरिका ने चीन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अमेरिका के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि कोरोना महामारी का पहला केस वुहान इंस्टीट्यूट में ही आया था। अमेरिका का ये भी आरोप है कि महामारी के पहले केस की पहचान से पहले कोविड-19 की वजह से वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में कई रिसर्चर साल 2019 में बीमार हो गए थे। इसके बाद से ही ये महामारी पूरी दुनिया में फैलती चली गई। अब अमेरिका की मांग है कि चीन वुहान पहुंची WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की टीम को कोविड-19 से जुड़ी हर जानकारी मुहैया कराए ताकि इस बात का पता चल सके कि कोरोना की शुरुआत कहां से और कैसे हुई थी। अमेरिका ही नहीं बल्कि बहुत से देशों का ये मानना है कि अगर यदि चाइना तुरंत इस बात की इंफॉर्मेशन सारी दुनिया को दे देता जैसे ही कोविड-19 या कोरोना वायरस जिसको कहते हैं फैला था और इंटरनेशनल टीम मिलकर अगर इसको रोकने की कोशिश करती तो मैं समझता हूँ कि शायद ये दशा न होती जो इस वक्त हुई। लाखों लोग मरे। अमेरिका ने चीन पर यह भी आरोप लगाया है कि चीन सरकार ने अपनी गलती मानने की बजाय एक साजिश के तहत कोविड-19 महामारी के तथ्य न सिर्फ दुनिया से छिपाए बल्कि इसकी जांच होने से रोकने के साथ इस पर दुनिया को गुमराह करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अमेरिकी गृह विभाग की इस रिपोर्ट में यह हकीकत भी दर्ज है कि दुनिया में साल 2004 में सार्स महामारी की शुरुआत भी चीन से हुई थी और उस वक्त भी चीन सरकार ने स्वतंत्र पत्रकारों, जांचकर्ताओं और वैश्विक हेल्थ अथॉरिटीज को वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में सार्स पर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों से पूछताछ करने से रोका था। और अब कोरोना वायरस पर भी चीन अपना वही पुराना रवैया अख्तियार किए हुए है। चीन नहीं चाहता कि वुहान इंस्टीट्यूट के उन रिसर्चर्स और वैज्ञानिकों से पूछताछ की जाए जो 2019 में बीमार पड़े थे। अमेरिका इस बात की मांग कर रहा है कि WHO की टीम को इन लोगों से पूछताछ करने की इजाजत मिलनी चाहिए। चाइना लगातार पूरी दुनिया को गुमराह कर रहा है कोविड को लेके। इंफॉर्मेशन न दे के सही जानकारी न अवगत करा के उससे मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा नुकसान ह्यूमैनिटी का और लोगों का हुआ है, मौतें हुई हैं। और ये चाइना की पुरानी टैक्टिक्स रही है कि वो अपना ब्लेम दूसरे के ऊपर थोप देते हैं। वहाँ की लीडरशिप ये है वो मानने पे नहीं तैयार है। अमेरिका ने चीन पर WHO की टीम को निष्पक्ष जांच करने से रोकने का भी आरोप लगाया है। अमेरिका का कहना है कि चीन सरकार को WHO के जांचकर्ताओं को वुहान इंस्टीट्यूट में रखे चमगादड़ों और दूसरे कोरोना वायरस पर की गई सारी रिसर्च का रिकॉर्ड देना चाहिए। अमेरिका का आरोप है कि वुहान इंस्टीट्यूट ने पहले कोरोना वायरस के ऑनलाइन रिकॉर्ड को बदला और फिर उसे डिलीट कर दिया। दरअसल WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक टीम कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच करने के मकसद से वुहान पहुंची है। जानकारों के मुताबिक कोरोना वायरस की शुरुआत भी वुहान से हुई थी और इसके बाद ये पूरी दुनिया में फैलता चला गया। दुनिया ने जब चीन पर कोरोना की जांच का दबाव डाला तो बड़ी मुश्किल से चीन कोरोना की उत्पत्ति की जांच करने के लिए राजी हुआ। चीन सरकार ने WHO की टीम को वुहान में जांच करने को लेकर पहले काफी आनाकानी की थी, जिसके चलते वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की टीम को अपनी जांच शुरू करने से पहले काफी इंतजार करना पड़ा था। चाइना से ये उम्मीद करना कि वो WHO की टीम को
उसके साथ कोऑपरेट करेगा या उसको सारी इन्फॉर्मेशन देगा इसको रोकने में, तो ये मैं समझता हूँ ऐसा संभव नहीं है। वो लोग वही उतनी ही इन्फॉर्मेशन उस टीम को दी जाएगी जितना वो चाहेंगे। ये है कि दूसरे जो सोर्सेज हैं, मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट, उन सबको कलेक्ट करना चाहिए। अभी तक WHO की टीम वुहान में अपनी जांच शुरू नहीं कर पाई है, चूंकि इस टीम के 2 सदस्यों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद चीन सरकार ने उन्हें वुहान जाने की इजाजत नहीं दी थी और WHO की पूरी टीम को सिंगापुर में 2 हफ्तों के लिए क्वारंटीन कर दिया गया। WHO के मुताबिक 2 हफ्ते के बाद क्वारंटीन खत्म होने के बाद ही उनकी टीम अपना मिशन शुरू करेगी। इस दौरान उसकी टीम चीन के अलग अलग शहरों में अपनी जांच करेगी। पूरी दुनिया चीन पर अब ये आरोप लगा रही है कि चीन कोरोना वायरस के मुद्दे पर काफी कुछ छिपा रहा है, लेकिन चीन का कहना है कि दुनिया अमेरिका के दबाव की वजह से उसे कोरोना के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। WHO के मुताबिक उसकी टीम को चीन में कोरोना के स्रोत को ढूंढने में काफी लंबा वक्त लग सकता है, लेकिन WHO पर भी कोरोना की जांच को लेकर सवाल उठने लगे हैं। दुनिया के कुछ देशों का आरोप है कि कोरोना की जांच में WHO ने काफी देर कर दी और इसका फायदा उठाकर चीन कोरोना से जुड़ी कई अहम जानकारियां और सबूत मिटा चुका है। फिलहाल चीन और अमेरिका में कोरोना की जांच को लेकर एक बार फिर जंग शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे पर दुनिया में कोरोना फैलाने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये भी एक सच है कि चीन कोरोना वायरस के मुद्दे पर दुनिया में अकेला पड़ गया है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में एक बार फिर टकराव दिखाई दे रहा है। सामना के जरिए कांग्रेस पर लगातार हो रहे शिवसेना के हमले के बाद कांग्रेस नेता और उद्धव ठाकरे कैबिनेट में मंत्री यशोमती ठाकुर ने नाराजगी जाहिर की है। यशोमती ठाकुर ने संजय राउत को याद दिलाया है कि कांग्रेस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत चल रही है और महाविकास अघाड़ी को भी उसी पर चलना चाहिए। रविवार को सामना के जरिए संजय राउत ने कांग्रेस को सेक्युलर का पाठ पढ़ाया था, जिसके बाद कांग्रेस की नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री यशोमती ठाकुर ने नसीहत देते हुए कहा कि सेक्युलरिज्म कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हिस्सा था। इसका मतलब साफ है कि वो शिवसेना को भी सेक्युलर मानती है। सेक्युलरिज्म ये तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की आधारभूत बात है और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर ही महाविकास आघाड़ी बनी हुई है। अब इसके ऊपर चले और एकता के साथ चले, जोश के साथ चले तो कोई बात है। आए दिन संजय राउत साहब कांग्रेस के ऊपर टीका करते रहते हैं और कुछ बोलते रहते हैं, तो ये तो बात गलत है। हमारी इच्छा और आकांक्षा इतनी ही है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए महाविकास आघाड़ी ने एकता के साथ में आगे जाना चाहिए, डेवलपमेंट के काम करने चाहिए और जिस काम के लिए हम लोग साथ में आए वो काम पूरे करने चाहिए। इंडोनेशिया में आई बाढ़ ने वहां के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई, जिसमें 12 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग लापता बताए गए। बाढ़ से बेबस लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने में वहां की सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और पानी से घिरे हजारों लोगों को नाव की मदद से ऊंची जगहों पर पहुंचा दिया गया। लेकिन ये सब बचाव दल के लिए आसान नहीं रहा, क्योंकि वहां की नदियों का पानी तबाही मचाते हुए रिहायशी इलाकों में सैलाब बनकर घुसा। कालीमंतन प्रांत से आई तस्वीरें डरा देने वाली थी। वहां की सड़कों पर मानो नदी बह रही हो। इतना ही नहीं, कई मकान तो ऐसे दिखे जिनमें 2 से 4 फीट तक पानी भर गया। हालात इतने बिगड़ गए कि हर जगह पानी का कब्जा हो गया। सड़कों पर नाव चलने लगी और वो लोग जो घरों में फंस गए थे नाव की मदद से ही सुरक्षित इलाकों की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। इस तबाही से निपटने के लिए वहाँ की सरकार ने सेना को उतार दिया और बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। वहां से आई एक तस्वीर में सेना के कुछ जवान एक शव को गाड़ी में रखते हुए दिखाई दिए। राजधानी दिल्ली और राजस्थान में आज से 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खुलने जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने बोर्ड की परीक्षाओं को देखते हुए 10वीं और 12वीं के स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। इस मौके पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया चिराग एनक्लेव में कौटिल्य सर्वोदय बाल विद्यालय का दौरा भी करेंगे। कोरोना को देखते हुए स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग समेत दूसरे सभी नियमों का भी पालन किया जाएगा। कोरोना की वजह से दिल्ली सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए बाकी सभी छात्रों के लिए फिलहाल स्कूलों को बंद रखा है। राजस्थान में भी आज से ही 10वीं और 12वीं के स्कूलों को खोलने का फैसला किया गया है। देश भर में कोरोना वैक्सीन के सबसे बड़े अभियान की शुरुआत होने के बाद हर तरफ खुशी का माहौल है।
पहले दिन में देश भर में 2 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगा। टीका लगाने का अभियान शुरू होने से देश ने जहां राहत की सांस ली है, वहीं सरकार की विरोधी पार्टियों ने अब भी वैक्सीन पर सियासत करना नहीं छोड़ा है। सियासी बयानबाजी का दौर अब भी चल रहा है और वैक्सीन पर अब भी सवाल उठाए जा रहे हैं। उधर कांग्रेस उस वक्त घिर गई जब इतने बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए राहुल गांधी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन सवाल उठे तो फिर सियासी बयानों की झड़ी लगनी शुरू हो गई। कोरोना पर वैक्सीन का वार, वैक्सीन पर सियासत तेज, कांग्रेस का वैक्सीन पर शक। देश भर में कोरोना की वैक्सीन लगाने के अभियान की शुरुआत हुई तो माहौल किसी त्योहार के उत्साह से कम नहीं था। एक ऐसा त्योहार जिसकी खुशियां पूरा देश एक साथ मिलकर मना रहा था। हर किसी के चेहरे पर खुशी थी और राहत ऐसी कि अब कोरोना पर जीत मिलकर ही रहेगी। एक तरफ देश भर कोरोना वैक्सीन पर गर्व कर रहा था तो दूसरी तरफ सियासी गलियारों में वैक्सीन पर सवाल उछाले जाने लगे। ऐसा लगा जैसे विरोधी पार्टियों को देश की सेहत से पहले सिर्फ अपनी सियासत की फिक्र थी। कांग्रेस ने टीके पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे, जबकि राहुल गांधी जो वैक्सीन पर पहले से सवाल उठाते रहे थे, वैक्सीनेशन के महाअभियान पर चुप्पी साधे रहे। लेकिन उनकी पार्टी के दूसरे बड़े नेता न सिर्फ अभियान पर निशाना साधते दिखे, बल्कि वैक्सीन पर ही सवाल उठाने लगे। मनीष तिवारी ने तो वैक्सीन पर शक जताते हुए ट्वीट किया और लिखा, अगर कोवैक्सीन की क्लिनिकल क्षमता अब भी स्थापित करनी बाकी है और सभी की सहमति है कि फेज 3 में उसके क्लिनिकल ट्रायल को अब भी समझा जा रहा है, तो कोवैक्सीन को बड़े टीकाकरण प्रोग्राम के तहत क्यों प्रसारित किया जा रहा है। मनीष तिवारी से पहले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद भी कोरोना वैक्सीन के बनने और इसके लिए किए गए ट्रायल पर सवाल उठा चुके हैं। वैक्सीन बनी, इसका हमको गर्व होना चाहिए, फख्र है, दुनिया को है, हमको भी है। लेकिन उसमें ये बात आवाम में आए कि वैक्सीन में उतनी गंभीरता से जो टेस्ट होते हैं, ट्रायल्स होते हैं, किसी भी वैक्सीन के होते हैं, वो नहीं हो पाए। कांग्रेस वैक्सीन पर सवाल उठाने तक ही सीमित नहीं रही। कांग्रेस ने तो पीएम और राष्ट्रपति के सबसे पहले वैक्सीन नहीं लगवाने को ही वैक्सीन पर किए जा रहे शक की वजह बता दी, जबकि सरकार इस पर पहले ही अपना पक्ष साफ कर चुकी है कि जिसे वैक्सीन की सबसे ज्यादा जरूरत है वही सबसे पहले वैक्सीन लगवाने का हकदार है। लेकिन उस मुद्दे पर कांग्रेस का साथ दूसरी विरोधी पार्टियां भी दे रही हैं और वैक्सीन पर सियासत में हिस्सा बन रही हैं। देखिए, रणदीप गुलेरिया जी जो एम्स के डायरेक्टर है और उन्होंने इसमें पहल की और खुद उन्होंने ये वैक्सीन लगवाया, ये एक अच्छा कदम है और इसके लिए हम उनकी सराहना करते हैं। इसी प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी और तमाम केंद्रीय मंत्री भी ऐसे ही पहल किए होते तो मैं समझता हूं कि जो देश में एक संदेह का माहौल बना हुआ है इस वैक्सीन को लेकर, वो अपने आप समाप्त हो जाता। अभी हमने तो उसको न देखा न समझा। मैंने तो उस वक्त भी कहा था, क्योंकि उलमा ने कह दिया था कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ है, तो इनकी तरफ से बयान आए कि भाई इनका कोई प्रोपेगेंडा ना हो। गवर्नमेंट को भी की भी जिम्मेदारी है कि वो इसको टेस्टेड कराए, टेस्ट होने के बाद में ही उसका इस्तेमाल हो। अभी न लगवाया जाए, बल्कि देखा जाए कि भाई हालात क्या हैं, ये वैक्सीन मुफीद होगा या नहीं होगा, इससे नुकसान तो नहीं है, नुकसान के भी रिपोर्ट आ रही हैं। वहीं स्वदेशी वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन कहने वाले अखिलेश यादव फिर से वैक्सीन पर सवाल दागने से नहीं चूके और उन्होंने ट्वीट करके लिखा, बजाएं प्रचार का डंका देश भर में, पर जगह मिली नहीं पहले 10 में। वैक्सीन पर कांग्रेस और विरोधी पार्टियों का सवाल उठाना सरकार के समर्थन में खड़े लोगों को रास नहीं आया और वैक्सीन के विरोध को गलत ठहराया जाने लगा। जेडीयू ने मनीष तिवारी की बयानबाजी पर निशाना साधते हुए वैज्ञानिकों से वैक्सीन पर पक्ष रखने की अपील की। किसी भी प्रकार की आलोचना के हम विरोधी हैं। ये उन तमाम प्रयासों का अपमान है,
उन वैज्ञानिकों का अपमान है जिनके अथक प्रयासों से ये संभव हो पाया। अच्छा हो कि मनीष तिवारी जी के बजाय जो वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करें। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर वैक्सीन के लिए सियासत करने पर निशाना साधा और उनकी सियासत को उनकी बौखलाहट करार दिया। सवाल यह उठाया जा रहा है कि कोवैक्सीन ने पूरा ट्रायल भी पूरा नहीं किया था और उसको वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत लाया गया। देखो, ये जो भ्रम की भूल भुलैया है, इसी ने इस पिटे हुए पॉलिटिकल प्लेयर्स की नैया को डुबोया है। अब जब आपकी भ्रम की भूल भुलैया में आप खोए रहेंगे तो आपकी नैया बचेगी नहीं। अब आज पूरा विश्व जो है वो भारत के इस महाअभियान के, वैक्सीनेशन के अभियान की तारीफ भी कर रहा है, सबक भी ले रहा है उससे, और अपने देश में भी ऐसे ही अभियान की शुरुआत करने की सोच भी रहा है। पूरा देश गर्वान्वित है। आप जो है वो कोप भवन में पहुंच करके और कुंठित हो रहे हैं। जहां कांग्रेस और दूसरी विरोधी पार्टियां वैक्सीन पर सवाल उठा रही थी, वहीं वैक्सीनेशन अभियान के पहले दिन पश्चिम बंगाल में सत्ता में काबिज टीएमसी पर वैक्सीन की लूट करने के आरोप लग रहे थे। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर ममता बनर्जी के केंद्र के वैक्सीन कम भेजने के बयान पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। कोरोना वैक्सीन की हुई लूट। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना वॉरियर्स, स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर के लिए फ्री कोरोना वैक्सीन भेजी, मगर पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक और गुंडों ने जबरदस्ती वैक्सीन लगवा ली। ममता जी का बयान कि मोदी जी ने वैक्सीन कम भेजी। देश के लोगों की जान बचाने की कोशिश में लगाई जा रही वैक्सीन पर हो रही सियासत से पीएम मोदी भी वाकिफ है। यही वजह है कि उन्होंने भी वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत करने के मौके पर लोगों से अफवाह और बहकावे से सावधान रहने की अपील की। देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी कोविड-19 वैक्सीन को संक्रामक रोग के खिलाफ लड़ाई में संजीवनी बताया और लोगों में वैक्सीन पर भरोसा पैदा करने की कोशिश की। लेकिन इससे उलट सरकार विरोधी पक्ष पूरी कोशिश में जुटा है कि वैक्सीन पर शक पैदा करके वैक्सीनेशन के महाअभियान को सफल न होने दिया जाए। बिहार विधान परिषद के लिए आज बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन नामांकन भरेंगे। 6 साल बाद शाहनवाज हुसैन पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी के कोटे से 2 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट बीजेपी ने वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी को दी है। वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी भी आज नामांकन दाखिल करेंगे। शाहनवाज हुसैन आज सुबह 10:30 बजे नामांकन भरेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव छपरा पहुंचे और उन्होंने रुपेश सिंह के परिवार वालों से मुलाकात की। हाल ही में कुछ बदमाशों ने ऑफिस से लौटते वक्त इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या कर दी थी। रुपेश के परिवार वालों से मुलाकात के समय तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध बढ़ गया है, जबकि सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इस बीच उन्होंने रुपेश के परिवार को पूरी मदद देने का भरोसा दिया। कोई मामूली घटना नहीं है और इस तरह का घटना बिहार को लगातार देश भर में, दुनिया भर में शर्मसार कर रहा है। अपराधियों का पूरी तरीके से बोलबाला हो गया है। 15 साल से 16 साल से जो मौजूदा सरकार है बीजेपी की, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, ये बिहार में अभिशाप के रूप में काम कर रहा है। और आप कह सकते हैं कि गृह डिपार्टमेंट है मुख्यमंत्री के पास, मुख्यमंत्री आंसू तक पोंछने नहीं आए, दिलासा तक नहीं देने आए। लोभी लोग हैं, सत्ता के लालची लोग हैं, केवल अपने सत्ता को बचाने में लगे हैं, ये जनता के हैं ही नहीं। आरजेडी के आरोपों पर जेडीयू ने भी पलटवार किया। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को याद दिलाते हुए दावा किया कि नीतीश सरकार में अपराध में कमी आई है। श्री तेजस्वी यादव को अपने पिताश्री और माताश्री के जमाने की कानून व्यवस्था के दिन याद हैं। इस समय वहाँ पर कानून का राज है और किसी की भी मिली भगत अपराधियों के किसी संगठित गिरोह से नहीं है। क्राइम सब देश के कोने कोने में है। उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, पश्चिमी बंगाल में है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि क्या स्टेट के द्वारा स्पॉन्सर्ड है या घटनाएं आइसोलेटेड है। बिहार में बढ़ते अपराध पर समाजवादी पार्टी ने भी नीतीश सरकार पर हमला बोला। पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया ने कहा कि बिहार में जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, उससे साफ जाहिर होता है कि वहां की सरकार ठीक से नहीं चल रही है। बिहार में जिस तरह से
क्राइम बढ़ा है, जिस तरह से वहाँ महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है और जिस तरह से वहाँ दिन दहाड़े चोरी डकैती हत्या लूट मार बलात्कार बिहार में देखने को मिल रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो सही रूप से नहीं चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलने में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार अपराधियों पर लगाम लगाने में असफल साबित हो रही है। बिहार में हत्या तो अब रोज हो रही है और मुख्यमंत्री वो मैकेनिज्म डेवलप नहीं कर पा रहे हैं जिससे क्राइम कंट्रोल हो। ये रूटीन अधिकारियों से समीक्षा करना, बैठक करना, डीएम एसपी को कुछ कह देना, यह पर्याप्त नहीं है बिहार के लिए। सरकार ने अपना रसूख और पुलिस ने अपनी धाक दोनों खो दिया है और अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वो जब चाहे तब क्राइम कर लेते हैं और बिहार पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन किया। पुंछ के बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से जमकर गोलाबारी की गई, जिसका भारतीय सुरक्षा बल ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। गोलाबारी में किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से पहले छोटे हथियारों से और फिर मोर्टार दागे गए, जिससे लोग डर गए और बचने के लिए सुरक्षित जगहों पर चले गए। 20 जनवरी 2021 की तारीख अमेरिका के इतिहास की एक और ऐतिहासिक तारीख होने जा रही है, क्योंकि इसी तारीख को अमेरिका के नवनिर्वाचित जो बाइडेन राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रही हैं। लेकिन अमेरिका के सुरक्षा तंत्र के लिए यही तारीख चुनौतियों का सबब भी बन गई है। खुफिया एजेंसी एफबीआई के हवाले से खबर आई है कि 20 जनवरी को एक बार फिर अमेरिका में ट्रंप समर्थकों की वजह से हिंसा भड़क सकती है। पहरे में अमेरिकी संसद, बाइडेन के शपथ ग्रहण की तैयारी, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा, 25,000 नेशनल गार्ड तैनात। जनवरी को अनहोनी की आशंका। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका में इस वक्त सियासी गहमा गहमी है। यहां चप्पे चप्पे पर पहरा है। संगीनों के साए में वो इमारत भी है जिसे अमेरिका का पावर सेंटर कहा जाता है। कैपिटल बिल्डिंग यानी अमेरिकी संसद भवन के इर्द गिर्द सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया गया है कि परिंदा भी पर न मार सके। वजह है 20 जनवरी को अमेरिका में होने वाला वो शपथ ग्रहण समारोह जिस पर अमेरिकियों के साथ पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। इसी दिन 46वें राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन शपथ लेने जा रहे हैं और इसी दिन कमला हैरिस भी शपथ ग्रहण करके देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालेंगी। लेकिन अमेरिका की खुफिया एजेंसी एफबीआई ने इस बात की आशंका जताई है कि इस शपथ ग्रहण समारोह में हिंसा को हवा दी जा सकती है। यही वजह है कि अमेरिका के सभी 50 राज्यों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, जबकि करीब 25,000 नेशनल गार्ड्स की तैनाती राजधानी वॉशिंगटन डीसी में कर दी गई है। This weekend for fear of armed protests against the election of Joe Biden as president. Around 25,000 National Guard troops are being sent to help secure the capital, Washington, D.C., before Wednesday's inauguration. It's feared violent extremist groups are targeting the city. The FBI has also warned of possible protests in every state capital. तो जीत गए थे, वहाँ से इलेक्शन चुरा लिया गया है और उनके समर्थक जो ज़्यादातर बदमाश हैं वे लोग हमला कर सकते हैं, क्योंकि 6 जनवरी को इन्होंने बाकायदा अमेरिकी संसद जो कैपिटल हिल पे है वहाँ पे विधिवत इन्होंने हमला किया है, अंदर जाके मारपीट की है, लोगों की जान ली है। तो इसलिए अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था
ने तय किया है कि बहुत ही विधिवत सुरक्षा रखी जाएगी, कोई भी गुंडा बदमाश अंदर नहीं आने दिया जाएगा। इसलिए वहाँ पे एकदम किले जैसी व्यवस्था है। यानी पहली बार ऐसा हो रहा है कि राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के साथ के समय व्हाइट हाउस को एकदम किलेबंदी कर दी गई है। वो जो खुलापन अमेरिका का है वहाँ पे कहीं नहीं दिखता। दरअसल अमेरिका में नवंबर में हुए राष्ट्रपति चुनावों के बाद से अब तक सियासी हालात लगातार अस्थिर बने हुए हैं। जो बाइडेन से हार के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप एक ओर जहां अमेरिका की सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं थे, वहीं 6 जनवरी को तो ट्रंप समर्थकों ने अमेरिकी इतिहास की सबसे चौंकाने वाली घटना को भी अंजाम दे दिया। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर 6 जनवरी को क्या हुआ। वोटिंग के 64 दिन बाद जब अमेरिकी संसद बाइडेन की जीत पर मोहर लगाने में जुटी तो अमेरिकी लोकतंत्र शर्मसार हो गया। ट्रंप के समर्थक दंगाइयों में तब्दील हो गए। यूएस कैपिटल में तोड़फोड़ और हिंसा की गई। यूएस कैपिटल वही बिल्डिंग है जहां अमेरिकी संसद के दोनों सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट है। इसी दौरान ट्रंप समर्थकों ने बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया, जिसके चलते कुछ वक्त तक संसद की कार्यवाही रोक दी गई। करीब 12 घंटे बाद दोनों सदनों ने जो बाइडेन की जीत पर आखिरकार मोहर लगा दी। एरिजोना और पेंसिल्वेनिया में बाइडेन की जीत के खिलाफ ट्रंप की दलीलें खारिज कर दी गईं। इसके बाद ट्रंप ने भी टकराव के तेवर छोड़ दिए। उन्होंने वादा किया कि 20 जनवरी को व्यवस्थित तरीके से बाइडेन को सत्ता सौंप दी जाएगी। हालांकि उन्होंने खुद इस बात से भी इनकार कर दिया कि वो शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होंगे। उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने मुझसे पूछा है, मैं 20 जनवरी को होने वाले समारोह में नहीं जा रहा हूं। चुनाव के लिए, नॉमिनेशन के लिए जब अभियान चलता है और जो हार जाता है वो जीतने वाले को सपोर्ट करता है। इलेक्शन रिजल्ट के ट्रेंड देख के लोग कंसीड करते हैं, फोन करके कांग्रेचुलेट करते हैं। और ये आदमी यहाँ 60 से ज़्यादा मुकदमे हार चुका है, हर फोरम पे हार चुका है और उसके बाद भी अभी तक हार मानने को तैयार नहीं है। और इसने संकेत दे दिया है कि हम वहाँ नहीं रहेंगे। यानी अगर आप लोग जाके मार कुटाई करते हैं तो निश्चिंत करिए हमारे ऊपर कोई हमला नहीं होने वाला। इसलिए उसको बहुत ही किले की तरह बना दिया गया है व्हाइट हाउस को। दरअसल अमेरिका में ये परंपरा है कि नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सत्ता सौंपने वाले राष्ट्रपति जरूर मौजूद रहते हैं, लेकिन ये कोई नियम नहीं है। ट्रंप से पहले भी 1801 में जॉन एडम्स, 1829 में जॉन क्विसी एडम्स, 1869 में एंड्रयू जॉनसन भी नए राष्ट्रपति का स्वागत करने नहीं पहुंचे थे। यही वजह है कि इस बार ट्रंप को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि 6 जनवरी की घटना को अमेरिका में एक बार फिर 20 जनवरी को दोहराया जा सकता है। यही वजह है कि स्थानीय लोग भी लगातार बढ़ाई जा रही सुरक्षा को लेकर तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। Pointing that the city's sort of been turned upside down as a result of what happened a couple weeks ago. दरअसल अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को लगातार इस बात के इनपुट मिल रहे हैं कि 20 जनवरी को जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह के वक्त किसी तरह की अनहोनी हो सकती है, जिसका असर अमेरिका के सभी 50 राज्यों पर हो सकता है। इसी कड़ी में सुरक्षा तंत्र की चिंता उस वक्त और बढ़ गई जब चेकिंग के दौरान एलन व्हीलर नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। इस शख्स के पास से पुलिस ने एक हैंडगन बरामद की है, जबकि 500 राउंड गोलियां भी पुलिस को बरामद हुई हैं। Friday, police arrested a man at a D.C. security checkpoint. A search of his truck turned up a gun and more than 500 rounds of ammunition. सुरक्षा एजेंसियों की चिंता सिर्फ इतनी भर नहीं है। अमेरिकी लोकतंत्र के 231 साल के इतिहास में यह पहला मौका है जब डोनाल्ड ट्रंप के रूप में किसी राष्ट्रपति को दूसरी बार महाभियोग का सामना करना पड़ रहा है। संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में तो महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो गया है, जबकि सेनेट में फैसला होना बाकी है। अमेरिका के इतिहास में डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको 4 साल के टेन्योर में 2 बार इम्पीचमेंट, महाभियोग का सामना करना पड़ा। ये अलग बात है कि वो चूँकि सेनेट में उनकी मेजॉरिटी थी, इस बार भी 2/3 मेजॉरिटी नहीं जुटा पाएंगे विपक्ष के लोग, तो इस बार भी वो बच तो जाएंगे।
लेकिन उनके ऊपर महाभियोग चल रहा है। और महाभियोग चलने का सीधा मतलब ये है कि अगर वो पास हो गया तो फिर पब्लिक ऑफिस के लायक नहीं रह जाएंगे, कोई पेंशन नहीं मिलेगी, पूर्व राष्ट्रपति की कोई सुविधाएं नहीं मिलेंगी। लेकिन उसकी संभावना कम है। अगर वोटिंग हुई तो क्योंकि लगभग 50-50 का आंकड़ा है, और जैसा कि उसमें हुआ था हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 10 लोगों ने इनके खिलाफ, इनकी पार्टी के लोगों ने खिलाफ वोट दिया था। तो अगर इसमें 15-16-17 लोग खिलाफ वोट दे देंगे तो इम्पीच हो जाएंगे। लेकिन उसकी फिलहाल अभी संभावना नहीं लग रही है। उधर अमेरिका में सत्ता संभालने जा रहे जो बाइडन अपने शपथ ग्रहण की तैयारियों में जोर शोर से जुटे हैं। This is the most exciting announcement that I've gotten to make in the entire cabinet, raising this to a cabinet level position in one case. These are among the brightest, most dedicated people, not only in the country but the world. इसी कड़ी में उन्होंने भारतवंशियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। खबर है कि जो बाइडन ने अपने प्रशासन में अहम पदों पर 13 महिलाओं समेत कम से कम 20 अमेरिकी भारतीयों को शामिल किया है। इन 20 अमेरिकी भारतीयों में कम से कम 17 लोग शक्तिशाली व्हाइट हाउस में अपना पद ग्रहण करने जा रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका की कुल आबादी का 1% भारतीय अमेरिकी हैं और इस छोटे समुदाय से किसी प्रशासन में पहली बार इतनी बड़ी तादाद में लोगों को नियुक्त किया जाएगा। यानी कोरोना काल की तमाम चुनौतियों के बीच जो बाइडन भारत के साथ मजबूत रिश्ते रख आगे की राह तय करना चाहते हैं। एक तो पैंडेमिक अगर आती है, महामारी की कोई सिचुएशन आती है, इसी तरह की कोई सिचुएशन फिर आती है, तो उससे लड़ने के लिए क्या तैयारी है अमेरिका की, जो बाइडन की प्रायोरिटी होगी। विदेश नीति का प्रबंधन होगा, इकॉनमी तबाह हो चुकी है उसको उनको संभालना पड़ेगा, और नौकरियां हैं लोगों के पास नहीं हैं वो देखना पड़ेगा। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत जैसा विकासमान देश अमेरिका से पहले उसके वैक्सीन निकाल लिया, तो ये वैज्ञानिक दिशा में भी चुनौतियां होंगी। जाहिर है 20 जनवरी को भले ही अमेरिका में नई सत्ता के दरवाजे खुल रहे हैं, लेकिन आने वाले कुछ दिन जो बाइडन के लिए कांटों के ताज से कम नहीं होने वाले हैं। यूपी के प्रयागराज में पूर्व सांसद अतीक अहमद के करीबियों के आलीशान मकानों को ढहा दिया गया। आरोप है कि इन मकानों को अवैध तरीके से बनवाया गया था, जिनके खिलाफ प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कार्रवाई की। प्रशासन की टीम सबसे पहले धूमनगंज पहुंची और अतीक के करीबी मुस्लिम और अकबर के 2 मंजिला आलीशान मकान को तोड़ना शुरू कर दिया। अवैध ढंग से बनवाई गई इस इमारत को तोड़ने के लिए 3 मशीनें लगाई गई, जो उस मकान को हर तरफ से ढहाने में जुट गई। एक मकान जो गेट के बगल में था वो कुछ देर में ही जमींदोज हो गया, जबकि 2 मंजिला मकान को ध्वस्त करने में काफी वक्त लग गया। लेकिन तोड़ने की कार्रवाई तब तक होती रही जब तक कि वो मकान मलबे में तब्दील नहीं हो गया। अतीक अहमद के जिन करीबियों पर कार्रवाई हुई उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। कुख्यात अपराधी मोहम्मद मुस्लिम तथा अकबर, इन दोनों का संयुक्त रूप से ये अवैध संपत्ति पूरा ध्वस्त करा रहे हैं हम लोग। इसके अलावा प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अतीक के ही करीबी आबिद प्रधान के 2 मंजिला मकान पर भी बुलडोजर चलाया। आरोप है कि इस मकान को बनाने से पहले नक्शा पास नहीं करवाया गया था। सैफ अली खान की वेब सीरीज तांडव पर विवाद बढ़ गया। सैफ अली खान की वेब सीरीज तांडव को लेकर विवाद काफी बढ़ गया। बीजेपी नेता राम कदम वेब सीरीज के खिलाफ अपने समर्थकों के साथ आज मुंबई में प्रदर्शन करेंगे। एक दिन पहले ही उन्होंने मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन में तांडव वेब सीरीज को धर्म विरोधी बताते हुए शिकायत दर्ज करवाई थी। साथ ही उन्होंने इस वेब सीरीज का बहिष्कार करने और इसके निर्माता, निर्देशक और एक्टर से माफी मांगने की मांग की थी। कड़ाके की ठंड के बीच पंजाब के कैबिनेट मंत्री ओपी सोनी अमृतसर में झुग्गी बस्तियों में पहुंचे और वहां कई लोगों को कंबल दिए। इस मौके पर उन्होंने लोगों से भी गरीबों की मदद करने की अपील की। छत्तीसगढ़ की बालोद में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि होते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में अधिकारियों ने पोल्ट्री फार्म के 1 किलोमीटर के दायरे को संक्रमित क्षेत्र घोषित कर दिया। साथ ही उस इलाके के सभी पोल्ट्री फार्म के मुर्गे मुर्गियों को नष्ट कर दफनाने का आदेश दिया गया। 10,500 पक्षियाँ हैं, उनका डिस्पोज ऑफ करने की कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है। महाराष्ट्र के पालघर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 3.5 मापी गई। हालांकि भूकंप से किसी के घायल होने की खबर नहीं है।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बर्फ पर एक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में काफी तादाद में बच्चे भी शामिल हुए। श्रीनगर के लिए बिल्कुल नई गेम है, यहाँ के बहुत यंगस्टर ने पहली बार देखे ये गेम, तो ये बहुत ही अच्छी गेम है। मध्य प्रदेश एसटीएफ ने मेडिकल में एडमिशन दिलवाने के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोप में मुंबई से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि इन दोनों ने इंदौर के एक आदमी से मेडिकल में एडमिशन दिलवाने के नाम पर 20 लाख रुपए वसूल लिए। 5 करोड़ के करीब ठगी करने का प्रथम दृष्टया जानकारी प्राप्त हुई है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े किसानों के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। गणतंत्र दिवस समारोह को देखते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस ट्रैक्टर रैली पर रोक लगने की अपील की है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेताओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इस बीच किसान नेताओं ने कहा कि उनका मार्च शांतिपूर्ण रहेगा और सिर्फ दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। अमेरिका जाने के लिए हॉन्डुरस से निकले हजारों प्रवासियों की ग्वाटेमाला में सुरक्षा बल के जवानों से झड़प हुई। कोरोना की वजह से लंबे वक्त से दोनों देशों की सीमाएं बंद थी, लेकिन जब सीमाएं खुली तो वहां की एक सीमा पर हंगामा खड़ा हो गया। हॉन्डुरस के हजारों लोगों की भीड़ ग्वाटेमाला की सरहद पर तैनात जवानों से भिड़ गई, क्योंकि भीड़ ग्वाटेमाला होकर अमेरिका जाने की जिद पर अड़ी थी। लेकिन नियमों का हवाला देकर ग्वाटेमाला प्रशासन उन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं दे रहा था। फिर क्या था, हॉन्डुरस के बेरोजगारों की भीड़ सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगी, जिससे वहां के हालात बिगड़ गए। इसके बाद जवानों ने भी बिना किसी की परवाह किए उन पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। जो लोग आगे बढ़ चुके थे उन्हें जबरन लौटाया गया। इस बीच भीड़ को काबू में करने के लिए सुरक्षा बल के जवानों ने आंसू गैस के गोले भी दागे। इसके बाद सुरक्षा बल की कार्रवाई से खफा लोगों ने पथराव शुरू कर दिया और ये कई घंटों तक इसी तरह चलता रहा। इस झड़प में कई लोग घायल भी हो गए। पीएम मोदी आज सूरत को मेट्रो रेल की सौगात देने जा रहे हैं। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सूरत में रेल प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे फेज का भूमि पूजन भी करेंगे। फेज 2 अहमदाबाद से गांधीनगर को जोड़ेगा। अहमदाबाद में फेज 2 में मोटेरा स्टेडियम से महात्मा मंदिर तक 22 किलोमीटर और JNLU से गिफ्ट सिटी तक 5 किलोमीटर लंबे ट्रैक का काम शुरू होगा। फिलहाल अहमदाबाद में 6.5 किलोमीटर की मेट्रो सेवा पहले से ही चालू है। कार्यक्रम के समय गुजरात के राज्यपाल, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है, ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर पाए। कोरोना के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी शुरू हो चुका है और हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है। और इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंचो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी।